शहर की सड़कों पर एक बैग में महिला का सिर मिलने से सनसनी फैल गई। आगे खोजबीन हुई तो उसका धड़ कब्रिस्तान में मिला और पैर कुछ दूर झाड़ियों में फेंके पाए गए। मामला बेहद उलझा हुआ था। कातिल का कोई सुराग नहीं, जैसे उसने हर निशान मिटा दिया हो। लेकिन परफेक्ट क्राइम में कोई ना कोई ऐसी गलती छूट ही जाती है जो कातिल को बेनकाब कर देती है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। कैमरे में कैद एक छोटी सी हरकत ने पुलिस को वो अहम सुराग दे दिया जिसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। मगर सवाल ये था, क्या ये सुराग कातिल तक पहुंचने के लिए काफी था या फिर कातिल एक और चाल चलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था? जानेंगे सब कुछ विस्तार से। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और हो जाइए तैयार कहानी से रूबरू होने के लिए। 12 मई 2019 सुबह 7 बजे कर्नाटक के मंगलुरु में नेशनल हाईवे 66 पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है और बताया जाता है उडुपी मंगलुरु रोड पर एक फल विक्रेता को एक बोरी में महिला का कटा हुआ सिर मिलता है। खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए घटना स्थल की ओर दौड़ पड़ती हैं। वहां पहुंचते ही टीम को एक खौफनाक नजारा देखने को मिलता है। थैले में एक महिला का सिर रखा हुआ था और उसके ऊपर हेलमेट कसकर पहनाया गया था, लेकिन सिर के अलावा शिनाख्त के लिए मौके पर कोई सबूत नहीं था। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, ये सिर है किसका और महिला का बाकी शरीर कहाँ है। टीमें तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और उडुपी से मंगलुरु तक सड़क किनारे, जंगलों और नालों में हर इंच खंगालना शुरू कर देती है। पुलिस को अंदेशा था कि कातिल ने लाश के बाकी हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया होगा, शायद सुरागों को मिटाने के लिए। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि कंट्रोल रूम से दूसरा फोन आया और इस बार सूचना मिली कि शहर के ईसाई कब्रिस्तान के पास एक धड़ पड़ा है, वो भी बिना सिर और हाथ पैरों के। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और धड़ को कब्जे में लेकर आसपास के इलाके में शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश में जुट गई। इसी दौरान पुलिस को कब्रिस्तान से कुछ किलोमीटर दूर सड़क किनारे 2 कटे हुए पैर मिले। पहले सिर, फिर धड़ और अब पैर। तीनों घटनाओं ने शहर में दहशत फैला कर रख दिया। हर तरफ लोग खौफ में आ गए। बॉडी पार्ट के इन 3 हिस्सों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया और हर थाने में महिला गुमशुदगी की जानकारी मांगी। उसी वक्त मंगलुरु साउथ पुलिस थाने में एक घबराया हुआ शख्स दाखिल हुआ। उसने बताया कि उसकी बहन पिछले 24 घंटे से लापता है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस को शक होता है, जिस महिला की बॉडी मिली है कहीं वो उसकी बहन तो नहीं। इसलिए पुलिस उस घबराए हुए शख्स को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचती है। जब लाश की पहचान हुई तो दिल दहलाने वाला सच सामने आया। वह शव किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन श्रीमती शेट्टी का था, जो 39 साल की एक व्यावसायिक महिला थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती शेट्टी कंकनाडी इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाती थी और साथ ही ब्याज पर पैसे उधार देने का काम भी करती थी। श्रीमती शेट्टी के भाई ने बताया कि उनकी बहन शादीशुदा थी लेकिन अपने पति से अलग रह रही थी, तलाक नहीं हुआ था और फिर उन्होंने सुदीप नाम के एक युवक के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और दोनों अलग हो गए। पुलिस का शक सबसे पहले इन्हीं दोनों शख्स पर जाता है। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया और जब पूछताछ के लिए श्रीमती शेट्टी के हस्बैंड को बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच काफी समय से बातचीत बंद थी। वहीं सुदीप भी एक चोरी के मामले में पिछले कई सालों से मंगलुरु जेल में बंद था। जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया शेट्टी के साथ काफी समय पहले से उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, इन दोनों के बीच छिपे रहस्य को उजागर करना। पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन जैसे ही उन्होंने सच्चाई को खोजना चाहा, हर रास्ता बंद हो गया। कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने उन लोगों की लिस्ट चेक करना शुरू किया जिन्हें शेट्टी ने पैसे उधार दिए थे, लेकिन यहाँ भी कोई संदिग्ध नहीं मिला।
जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पुलिस के हाथ से सब कुछ फिसलता चला गया। ऐसे में उन्होंने शेट्टी के दिन भर के रूटीन को खंगालने का फैसला किया। वह कब घर से निकलती है, किससे मिलती है, कब दुकान जाती है, सभी डिटेल्स को इकट्ठा किया। सबसे पहले पुलिस ने 11 मई का रूटीन खंगालना शुरू किया, क्योंकि रूटीन के मुताबिक शेट्टी सुबह अपने घर से निकली और 9 बजे तक अपनी दुकान पर पहुंच गई। पुलिस ने अब शेट्टी की दुकान और घर के बीच पड़ने वाले करीब 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। जब एक एक फुटेज को बारीकी से देखा, तब जाकर उन्हें पहला बड़ा सुराग हाथ लगा, जिसमें उन्हें सिर्फ 5 सेकंड की सीसीटीवी वीडियो मिली। यह फुटेज एक पुरानी हार्डवेयर की दुकान के बाहर लगे कैमरे से मिली थी। इसमें शेट्टी की स्कूटी दिखाई दी। वो अचानक पीछे मुड़ती है और एक बाइक सवार शख्स से बात करती हुई नजर आती है। कुछ ही सेकंडों की यह मुलाकात रहस्यमयी थी। बातचीत के बाद दोनों तेजी से अपनी अपनी गाड़ियों पर निकल जाते हैं। अब पुलिस को इस बाइक सवार शख्स की तलाश थी। पूछताछ हुई तो पता चला कि शख्स का नाम जोनास सैमसन है, जो समुद्र किनारे एक कबाब की दुकान लगाता है। पुलिस की नजर तुरंत उस लिस्ट पर गई जिसमें शेट्टी से कर्ज लेने वाले लोगों के नाम दर्ज थे। सैमसन का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था। अब इसके ठीक अगले दिन 14 मई को पुलिस ने सैमसन के घर का घेराव किया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पुलिस की एंट्री हुई, सैमसन डर गया और उसने दरवाजे को जोर से अंदर से बंद कर लिया और पकड़े जाने के डर से वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करने लगा। इसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और कुछ जवान तुरंत दीवारों पर चढ़ गए और छत की टाइल्स तोड़कर सीधे घर के भीतर कूद गए। कुछ ही मिनटों में सैमसन को काबू कर लिया गया। अब उसे छुपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पूछताछ शुरू होती है और घंटों की सख्त पूछताछ के बाद सैमसन ने शेट्टी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। सैमसन ने बताया कि उसने शेट्टी से उधार पैसे लिए थे, जिसमें से वो आधी रकम दे चुका था, लेकिन बाकी रकम अभी बकाया थी। सैमसन के लिए शेट्टी किसी मुसीबत से कम नहीं थी। वह जब भी पैसे मांगने आती, सैमसन को या तो बहाना बनाना पड़ता या उसे नजरें चुरानी पड़ती। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि शेट्टी कई बार सार्वजनिक रूप से उसे खरी खोटी सुना चुकी थी, लेकिन 11 मई 2019 को उसने ठान लिया। इस बार वह बिना बताए सीधे सैमसन के घर पहुंचकर अपना बकाया वसूल करेगी। लेकिन रास्ते में ही शेट्टी को सैमसन दिख गया। उसने अपनी स्कूटी रोकते ही तीखे लहजे में कहा, आज तो रुपए देकर ही जाओगे। सैमसन ने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर जवाब दिया, बस 2 मिनट, घर पहुंचता हूं, वहीं पर बात होगा। शेट्टी ने बिना देर किए उसकी बात मान ली और सीधे उसके घर पहुंच गई। लेकिन वहां उसने सैमसन की बीवी के सामने पैसों की बात छेड़ दी, जिससे सैमसन को वाइफ के सामने बेइज्जत महसूस हुआ, जिसके चलते वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, बस बहुत हो गया। अब उसका पारा चढ़ चुका था। उसने पास ही पड़े लकड़ी के तख्ते को उठाया और एक नहीं 2 बार शेट्टी के सिर पर जोरदार पूरी ताकत से वार किया। शेट्टी लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें थमने लगी और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद सैमसन ने अपनी पत्नी विक्टोरिया मैथियास को बुलाया और दोनों मिलकर शेट्टी के शरीर को बाथरूम तक घसीट कर ले गए और उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए तरकीब सोचने लगे। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी कि बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाना आसान होगा। इसके बाद दोनों ने मिलकर बेरहमी के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया। सैमसन ने रात के अंधेरे का इंतजार किया। जैसे ही शहर सोया, उसने शेट्टी के शरीर के काम खत्म करने के बाद उसने आखिरी चाल चली। स्कूटी को पुलिस थाने के पास लाकर खड़ा कर दिया ताकि किसी को शक न हो। अगली सुबह विक्टोरिया ने घबराहट को पीछे छोड़ते हुए घर को ऐसे साफ किया मानो वहां कभी कोई खून खराबा हुआ ही ना हो। सब खत्म हो गया, किसी को शक नहीं होगा, ऐसा बोलते हुए उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। हर टाइल, हर कोना चमक रहा था, लेकिन उसके भीतर का डर मिटा नहीं था। काम खत्म होते ही वह अपने रिश्तेदारों के घर चली गई, ये सोचते हुए कि कुछ दिनों की दूरी उन्हें इस अपराध से बचा ले जाएगी। लेकिन किस्मत ने दूसरी कहानी लिख रखी थी। 15 मई को पुलिस ने विक्टोरिया को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसकी और सैमसन की कहानियों में इतने छेद थे कि सच जल्दी ही उजागर हो गया। तुम्हारा खेल खत्म, इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा। दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
मुकदमे के दौरान 48 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पड़ोसियों की सरसराहट, स्कूटरी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की बातें और विक्टोरिया की गुपचुप हरकतें। कोविड ने सुनवाई को 2 साल तक खींचा, लेकिन वक्त ने इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ा और पति पत्नी को 13 सितंबर 2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।